तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। वीर प्रताप ने युन किंशु की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने उन शब्दों को गंभीरता से लिया ही नहीं, सीधे पूछ बैठा, पूज्य गुरु माता आज यहाँ किस लिए पधारी हैं? क्या आप शियान, एर और मेरे वैवाहिक जीवन की जासूसी करने आई हैं? युन किंशु ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इस अवतार को छोड़ सकती हूँ और शियान, एर को तुम्हारे साथ रहने दे सकती हूँ। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, तो शर्त क्या है? वीर प्रताप को यकीन नहीं था कि युन किंशु इतनी आसानी से अपना अवतार युन शियान उसे सौंप देगी। जरूर कोई शर्त होगी। युन किंशु ने कहा, चूंकि तुम प्राचीन युग के उत्तरजीवी हो, इसलिए उस युग में क्या क्या हुआ यह तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा। मुझे बड़ा कौतूहल है कि तुम उस महाविपत्ति से कैसे बच निकले। वीर प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन अभी मेरी शक्तिशील है और स्मृति भी खो चुकी है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं प्राचीन युग का उत्तरजीवी हूं, पर यह नहीं पता कि वह विपत्ति आखिर क्या थी। युन किंशु कुछ पल चुप रही। उसने वीर प्रताप की ओर देखा और फिर बोली, मैं तुम्हें वे सब चीजें दूंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। जब तुम्हारी स्मृति लौट आएगी तब तुम मुझे सब कुछ बता देना। इस युग की महाविपत्ति बहुत जल्द आने वाली है। तुम एक बार बच चुके हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास कुछ खास कौशल अभी भी बाकी है। हमारे लिए सहयोग ही सबसे अच्छा विकल्प है। वीर प्रताप के मन में हल्की बेचैनी हुई। अभी तो वह नौसिखिया गांव से बाहर निकला है और अब दूसरी महाविपत्ति सिर पर मंडरा रही है। उसने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, युन किंशु जिस विपत्ति की बात कर रही है वह क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, आपके पास ये जानने की अनुमति नहीं है। सिस्टम का जवाब सुनकर वीर प्रताप हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने अपनी समझ में आकर युन किंशु की लाल आंखों में देखा और बोला, ठीक है, मैं मान गया पूज्य गुरु माता। जब मेरी स्मृति लौट आएगी मैं तुरंत आपसे मिलकर सब कुछ बता दूंगा। वीर प्रताप के सहमत होते ही युन किंशु ने उससे फिर याद दिलाया, हालांकि मैंने शियान, एर को तुम्हें सौंप दिया है, फिर भी एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। तुम चाहे कोई भी युगल संस्कृति की विधि अपनाओ, वह कभी भी अपनी खुद की साधना जितनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। जो स्त्रियों में फंसकर रह जाते हैं वे कभी महान सम्राट नहीं बन पाते। अगर महाविपत्ति के समय तुम महान सम्राट तक नहीं पहुंचे तो बचने की बात तो दूर, तुम उन राक्षसों के लिए बस भोजन बनकर रह जाओगे। इतना कहकर युन किंशु की दिव्य चेतना सीधे युन शियान के शरीर से निकल गई और युन शियान की अपनी चेतना फिर से अपने शरीर पर छा गई। जब युन शियान होश में आए तो उससे तुरंत समझ आ गया कि युन किंशु ने एक बार फिर उसके शरीर पर कब्जा किया था। उसकी बैंगनी आंखें नीचे लेटे वीर प्रताप को घूरती हुई ठंडे स्वर में बोली, वह औरत फिर आई थी? ये सवाल सुनकर वीर प्रताप जोर से हंस पड़ा। अब युन शियान युन किंशु को वह औरत कह रही थी। उसका युन किंशु के प्रति गुस्सा शायद बहुत गहरा था। वीर प्रताप ने कहा, हाँ, वह आई थी। युन शियान ने पूछा, इस बार क्या काम था? क्या उसे भी यह अनुभव करने का मन था? वीर प्रताप बोला, ऐसा नहीं है। पूज्य गुरु माता किसी गंभीर बात के लिए आई थी। युन शियान ठंडे स्वर में बोली, तुमसे उनकी क्या गंभीर बात हो सकती है? उसकी नजर वीर प्रताप के चेहरे पर घूमी और फिर बोली, उस औरत ने मेरे शरीर पर कब्जा किया था तो तुम बहुत उत्तेजित हो गए होंगे। युन शियान में जलन बढ़ती देख वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, शियान, एर, मैंने अभी कुछ नहीं किया। पूज्य गुरु माता मुख्य रूप से मेरे साथ एक सौदा करने आई थी। युन शियान ने उत्सुकता से पूछा, सौदा? कैसा सौदा? जैसे ही वीर प्रताप जवाब देने वाला था उसे अचानक याद आया कि युन शियान को प्राचीन युग के बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि वह युन किंशु का अवतार थी, फिर भी युन किंशु ने उससे बहुत सी बातें छुपाकर रखी थी। वीर प्रताप के हिचकिचाते और तुरंत सौदे के बारे में न बताने देख युन शियान के चेहरे पर शक का भाव उभर आया। उसके मन में ख्याल आया कि शायद वह औरत अब खुद न सह पाए हो और व्यक्तिगत रूप से वीर प्रताप के साथ घनिष्ठ संबंध का आनंद लेने आए हो। ठीक उसी पल वीर प्रताप ने कहा, सौदे की पूरी बात अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन पूज्य गुरु माता ने कहा है कि अब से तुम मेरी स्त्री हो और वह तुम्हें वापस नहीं लेंगी। ये सुनकर युन शियान फिर से चौंक गई। युन किंशु खुद को वीर प्रताप को देने के लिए तैयार है। युन किंशु का अवतार होने के नाते उसे विश्वास था कि युन किंशु उसे वापस नहीं लेगी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युन किंशु इतनी आसानी से अपना अवतार त्याग देगी। अब युन शियान को वीर प्रताप और युन किंशु के बीच हुए सौदे के बारे में और भी ज्यादा उत्सुकता हो गई। आखिर ऐसा कौन सा सौदा था जिसके लिए युन किंशु अपना अवतार छोड़ने को तैयार हो गई? पर चूंकि वीर प्रताप ने सीधे नहीं बताया, इसलिए युन शियान ने और ज्यादा नहीं पूछा। एक दिन सब पता चल ही जाएगा, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अब जब युन किंशु ने अपना अवतार वापस न लेने का फैसला कर लिया है तो वह पूरी तरह और निर्भय होकर वीर प्रताप के साथ रह सकती है। उसी क्षण युन शियान धीरे धीरे वीर प्रताप के ऊपर से उठने लगी। कई महीनों बाद पहली बार वह उसके शरीर से अलग हो रही थी। उसे लगा कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो वह खुद भी फंस सकती है। इसलिए यह साधना यहीं समाप्त कर देनी चाहिए।
लेकिन जैसे ही वह उठने वाली थी, वीर प्रताप ने अपना बाजू बढ़ाकर उसके बर्फ जैसी सफेद शरीर को कसकर जकड़ लिया। युन शियानशियान ने उसे घूरा और बोली, कई महीने हो गए, क्या अब भी काफी नहीं हुआ? वीर प्रताप ने कहा, अभी मुझे और कोई काम नहीं है, थोड़ी देर और ऐसे ही लिपटे रहते हैं। ये कहते हुए उसने युन शियानशियान को धीरे से खींचकर अपनी छाती से सटा लिया। युन शियानशियान ने कोई विरोध नहीं किया। वह सीधे आगे झुक गई और वीर प्रताप की चौड़ी छाती पर सिर रखकर लेट गई। उसकी बाहें वीर प्रताप की मजबूत कमर को घेर लेने वाली छोटी सी स्त्री की तरह लिपट गईं। युन शियानशियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन ऐसी हो जाएगी। उस विद्रोही शिष्य ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसकी याद आते ही उसके मन में प्यार और नफरत दोनों उभर आते थे। अगर शुरू में वीर प्रताप ने जबरदस्ती उस पर कब्जा न किया होता, तो आज उसे जो कुछ भी मिला है, वह सब न मिलता। शायद युन किंगशु उसे वापस ले लेती और उसकी व्यक्तिगत चेतना भी विलीन हो जाती। उसकी नज़र में वीर प्रताप ने ही उसके शरीर पर कब्जा किया था, जिससे युन किंगशु को इस अवतार में बहुत कम दिलचस्पी रह गई और वह स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकी। तभी वीर प्रताप बोला, पूज्य गुरु माता, दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी है। युन शियानशियान वीर प्रताप की छाती पर आराम से लेटी हुई आलस भरी आवाज में बोली, क्या बात है? वीर प्रताप ने कहा, मैंने शुरू में तुम पर कुछ तरीके इस्तेमाल किए थे, जिसकी वजह से तुम इतनी आसानी से मेरी स्त्री बन गई। ये सुनकर युन शियानशियान ठंडी हंसी हंसी, तुम समझते हो कि मुझे पता नहीं? मैं तुम्हारे उन छोटे छोटे छल कपटों को बहुत पहले ही जान गई थी। हालांकि शुरू में उससे वीर प्रताप के छल का पता नहीं चला था, लेकिन जब वह उसकी स्त्री बन गई और वीर प्रताप के साथ ज्यादा संपर्क बढ़ा, तब उसे समझ आ गया कि वह अपनी स्त्रियों के दिल कैसे जीतता है। फिर भी जानते हुए भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह वीर प्रताप से अब अलग नहीं हो सकती थी। वीर प्रताप ने पूछा, पूज्य गुरु माता, क्या तुम जानती हो कि मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था? युन शियानशियान हल्के स्वर में बोली, शुरू में सचमुच नहीं पता चला था। मुझे लगा था कि तुमसे प्यार होना स्वाभाविक है। तुम्हारी रहस्यमयी पहचान ने मुझे आकर्षित किया था और मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो। लेकिन जिस दिन तुमने मेरे शरीर पर कब्जा किया, उसी दिन समझ गई कि तुमने मुझ पर कुछ किया है। चाहे वह प्रेम कीड़ा हो या कोई प्रेम औषधि, इसलिए तुम्हारी स्त्री बनने के बाद भी मैं सोचती रहती थी कि आखिर मैं कैसे फंस गई। जल्दी ही मुझे पता चला कि तुम्हारी सारी स्त्रियां ड्रैगन और फीनिक्स चाय पीती हैं। मैंने यानचेन के साम्राज्य महल की दासियों से भी पूछा, उन्होंने बताया कि वह ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष तुमने खुद लगाया था। ये जानकर मैंने और पूछताछ नहीं की, क्योंकि मुझे सब समझ आ गया था। युन शियानशियान को नहीं पता था कि वीर प्रताप के प्रति उसका प्यार असली है या उस चाय के प्रभाव से, लेकिन एक बात वह अच्छी तरह जानती थी कि वीर प्रताप के साथ रहकर वह खुश है। खुश होने के कारण वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहती थी कि उसका प्यार असली है या प्रभावित। आखिर वह विद्रोही शिष्य था, उसने कुछ छल कपट किए, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वह अब वीर प्रताप के उन तरीकों को स्वीकार कर चुकी थी और आगे तहकीकात करने की जरूरत नहीं समझती थी। युन शियानशियान की बातें सुनकर वीर प्रताप थोड़ा चौंक गया। क्या युन शियानशियान को ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष का राज पता चल गया था? जब वीर प्रताप चुप हो गया तो युन शियानशियान फिर से ऊपर चढ़ गई। उसने हाथों को वीर प्रताप की मजबूत कमर पर टिकाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या तुम सचमुच समझते थे कि तुम्हारी स्त्रियां कुछ नहीं जानती, बेवकूफ है? वीर प्रताप फिर से चौंक गया। ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष का राज तो सिर्फ मू जिशुआन और चू यूकिन को ही पता था। उसने कभी किसी और को नहीं बताया था। वीर प्रताप के हैरान चेहरे को देखकर युन शियानशियान ठंडे स्वर में बोली, लगता है तुम उन्हें सचमुच बेवकूफ समझते थे। शायद शुरू में दूसरों को पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहने पर वे सब समझ जाती हैं। तुम्हारी पत्नियां और रखैले बस इसे उजागर करना जरूरी नहीं समझती। वीर प्रताप होश में आया और मन में उदास हो गया। लगता है वह सचमुच मानता था कि उसकी स्त्रियां इस बात से अनजान हैं। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, जब पूज्य गुरु माता को मेरे छल का पता है, तो फिर भी मेरे पास रहने का फैसला क्यों किया? ये सवाल सुनते ही युन शियानशियान के शरीर से ठंडी ठिठुरन निकलने लगी। उसकी बैंगनी आंखों में भी अजीब सी चमक उभर आई। ठंडे पत्थर जैसा भाव लिए युन शियानशियान ने पूछा, तुमने मेरी पवित्रता भंग की, क्या तुम्हें उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी साधना बढ़ाने का साधन समझा था। युन शियानशियान के बाहरी अनिच्छा भरे व्यवहार को देखकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब समझ गया। मेरी दूसरी पत्नियां और रखैले भी मुझे अपना साधन ही समझती हैं। युन शियानशियान बोली, जाहिर है, वरना तुम्हें क्या लगता है? युन शियानशियान अपनी बात पूरी करने भी नहीं पाई थी कि वीर प्रताप ने अचानक करवट ली और उसे अपने नीचे दबा लिया। उसकी आंखें तेजी से युन शियानशियान को घूर रही थीं। युन शियानशियान थोड़ी हैरान होकर हकलाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? वीर प्रताप ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तो तुम मुझे साधन समझती हो न? चलो देखते हैं आखिरकार कौन किसका साधन है। वीर प्रताप ने सोचा था कि युन शियानशियान ने कुछ महीने पहले खुद संपर्क किया था, इसलिए बस उसे कसकर बाहों में ले लेना और मीठी मीठी बातें करना काफी होगा, पर वह तो खुद को उसका साधन कहने लगी। ये बात वीर प्रताप बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद के समय में वीर प्रताप ने युन शियानशियान को अच्छी तरह समझा दिया कि आखिर कौन किसका साधन है। आखिरकार युन शियानशियान ही हार मान गई। वह क्रूर वीर प्रताप के सामने पूरी तरह समर्पित हो गई, दया की भीख मांगने लगी और यह स्वीकार कर लिया कि वह उसकी साधन है।
इस घटना ने वीर प्रताप को एक बात साफ साफ समझा दी, अगर तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारे कामों को जाने तो खुद भी वैसा मत करो। इसके अलावा उसकी पत्नियां और रखैले उससे कहीं ज्यादा चतुर निकली। शायद सिर्फ झो यूयू और शियाओ वेन्याओ थोड़ी भोली थी और उन्हें इस राज का पता नहीं था। बाकी सबने शायद बहुत पहले ही ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष का रहस्य जान लिया था। वे सब उसे अपने दिल में छुपाए रखती थीं और बाहर से अनजान बनकर रहती थीं। वीर प्रताप ने मन में ठान लिया कि जल्दी ही यानचेन साम्राज्य महल लौटकर अपनी पत्नियों और रखैलों से कुछ बातें निकालेगा। देखेगा कि वे सचमुच सब कुछ जानती हैं या नहीं। कई महीने पलक झपकते ही बीत गए। जियांग यांग संसार, ब्लैक मून शहर। अब ब्लैक मून शहर पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और चहकता हुआ हो गया था। हर दिन और भी ज्यादा स्वतंत्र साधक वहां व्यापार करने आने लगे थे। वीर प्रताप के कारनामे दूर दूर तक फैल चुके थे। लोग जानते थे कि ब्लैक मून शहर में ऐसा व्यक्ति रहता है जो राक्षसी ऊर्जा को दबा सकता है और सहजता से 10,000 नियम क्षेत्र के राक्षस दूतों को मार गिरा सकता है। हालांकि ब्लैक मून शहर राक्षस सीलबंद निषिद्ध क्षेत्र के बिल्कुल पास था, फिर भी ज्यादातर साधक उसे स्वर्गीय राक्षस के सील टूटने तक सबसे सुरक्षित जगह मानते थे। अब जब 10,000 नियम क्षेत्र के राक्षस दूत भी प्रकट हो चुके थे तो ये कहना मुश्किल था कि महान चू राजवंश या पूरे जियांग यांग संसार में कितने राक्षस साधक तैयार हो रहे हैं। कौन कह सकता है कि सिर्फ एक ही 10,000 नियम क्षेत्र का राक्षस साधक है? अगर और भी हो तो। उसी समय शहर के स्वामी के महल में। अब शहर का स्वामी महल पहले से कहीं भव्य और विशाल हो चुका था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की महक फैली हुई थी। इस दौरान पूरे महल की मरम्मत और विस्तार कराया गया था, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ गया था और उसकी शोभा कई गुना बढ़ गई थी। अब यह सिर्फ शहर का स्वामी महल नहीं रहा था, बल्कि उत्तरी कस्बे का राजा महल भी बन चुका था। वीर प्रताप का पद और प्रतिष्ठा GQU से भी ऊपर हो चुकी थी। ब्लैक मून शहर में अब फैसले वही लेता था। हालांकि वीर प्रताप को प्रशासन संभालना पसंद नहीं था। उसके इलाकों का काम अभी भी GQU ही देख रही थी। उसका पुतला ज्यादातर समय कमरे में पड़ा रहता था। कभी कभी वह उसे नियंत्रित करके बाहर निरीक्षण के लिए भेज देता था। उसका असली शरीर युनशियान को संभालने में लगा था। उसे ठीक ठाक करने के बाद वह यानचेन लौटकर अपनी स्त्रियों से मिलने का प्लान बना रहा था। सचमुच वह बहुत व्यस्त था। कभी कभी वीर प्रताप सोचता कि अगर बाहरी सिस्टम की मदद न होती तो शायद वह सचमुच एक लापरवाह राजा बन जाता। हर रोज स्त्रियों की संगति में डूबे रहना, फिर भी तियानचेन संसार को व्यवस्थित तरीके से चलाना, ये निरंकुश शक्ति का एक अनोखा लाभ था। पुतला वीर प्रताप मंडप में खड़ा था और तालाब में मछलियों को इधर उधर तैरते देख रहा था। तभी पीछे से GQU की आवाज आए, राजकुमार तो बड़े आराम से दिन बिता रहे हैं। महल में या तो सोते रहते हैं या मछलियां देखते रहते हैं। GQU की आवाज में हल्की शिकायत थी। वीर प्रताप जब से उत्तरी कस्बे का राजा बना था तब से सारे प्रशासनिक काम उसने उसके सिर पर डाल दिए थे। हालांकि GQU को ब्लैक मून शहर संभालने का कई सालों का अनुभव था, लेकिन वीर प्रताप के इलाके बहुत बड़े थे। अचानक इतनी बड़ी भूमि के स्वामी बनने से उसका काम 10 गुना बढ़ गया था। वो हर दिन बेहद व्यस्त रहती थी। पर उत्तरी कस्बे का राजा वीर प्रताप तो दूसरी ही कहानी था। कभी कभी निरीक्षण के अलावा वह महल से बाहर निकलता भी कम था। ऐसा लगता था जैसे उत्तरी कस्बे का राजा वह नहीं बल्कि GQU ही है। वीर प्रताप ने मुड़कर गुलाबी पोशाक में खड़ी GQU को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा असली शरीर हाल में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही GQU ने बीच में टोक दिया, असली शरीर को फिर से ब्रेक थ्रू होने वाला है ना? वीर प्रताप हंस पड़ा, तुम्हें कैसे पता? GQU ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आप ये बात कितनी बार कह चुके हैं? GQU को अब शक होने लगा था कि क्या वीर प्रताप का असली शरीर सचमुच लगातार ब्रेक थ्रूज कर रहा है। हालांकि उसकी पहचान बहुत ऊंची लगती थी, क्योंकि वह संत स्तर की साधना विधियां दे सकता था, फिर भी इतनी बार ब्रेक थ्रू करना थोड़ा ज्यादा ही लगता था। वीर प्रताप बोला, QU, विवाह में हम दोनों एक हैं। तुम्हारे काम मेरे हैं और मेरे काम तुम्हारे। उत्तरी कस्बे के राजा के कामकाज संभालने के लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। विवाह में एक होने की बात सुनकर GQU के गाल हल्के से लाल हो गए। हालांकि उसे अंदर से पता था कि वीर प्रताप ये बात शायद सिर्फ काम से बचने के लिए कह रहा है, फिर भी उसके दिल में एक मीठी सी लहर उठ गई। GQU इस विषय पर ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरी बात उठाई, ज़िशाओ राजवंश ने जो दासियां भेजी हैं, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? ज़िशाओ राजवंश ने हाल ही में कहा था कि वीर प्रताप ने जियांग यांग संसार के लिए बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उन्होंने उसे कई साधना संसाधन दिए और साथ में कुछ बेहद सुंदर दासियां भी भेज दी। GQU उन दासियों के प्रति हमेशा शत्रुतापूर्ण रवैया रखती थी। हर एक दासी बेहद खूबसूरत और उम्दा थी, जिससे उसे शक होता था कि ज़िशाओ राजवंश वीर प्रताप को सुंदरता के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि GQU जानती थी कि वीर प्रताप जैसे व्यक्ति के पास कई स्त्रियां हो सकती हैं, फिर भी उन दासियों को वीर प्रताप के आसपास मगराते देख उसकी अंदर जलन हो जाती थी। GQU की बात सुनते ही वीर प्रताप अचानक उसके पास आ गया। उसने अपनी बाहों में उसका नाजुक शरीर भर लिया और उसके कान में फुसफुसाया, प्रिय, तुम चाहती हो कि मैं उन दासियों के साथ क्या करूं? प्रिय शब्द सुनकर GQU के चेहरे पर फिर से लाली छा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि जो वीर प्रताप उसे गले लगा रहा है वह तो सिर्फ पुतला है। उसके धड़कते दिल ने तुरंत शांत होने की कोशिश की। चूंकि वे सम्राट ने आपको दी हैं, इसलिए फैसला भी आपका ही होना चाहिए।
वीर प्रताप बोला, अगर क्यूयू को वे पसंद नहीं है तो मैं उन्हें जिशियाओ राजवंश को वापस भेज दूंगा। जी क्यूयू बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वीर प्रताप आगे बोला, वे दासियां सम्राट ने मुझे निगरानी के लिए भेजी हैं। ये सुनकर जी क्यूयू चौंक गई और पूछा, निगरानी क्यों? वीर प्रताप ने कहा, जिस व्यक्ति ने 10,000 नियम क्षेत्र के राक्षस दूत को मार गिराया है वह अचानक इस संसार में प्रकट हो गया है। क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि वह कौन है और उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं? जी क्यूयू को बात सही लगी। उसे पता था कि कई शक्तियां वीर प्रताप पर नजर रखे हुए हैं। वीर प्रताप ने उन दासियों के परिचय पढ़े थे। उनका एकमात्र काम था हर दिन वीर प्रताप की हर गतिविधि और हर काम की रिपोर्ट नानागोन युएहुआ को भेजना। इतनी सख्त निगरानी देखकर वीर प्रताप को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी उत्पत्ति भले ही रहस्यमय हो, लेकिन हर छोटी छोटी रोजमर्रा की बात रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वीर प्रताप को अब शक होने लगा था कि कहीं नानागोन युएहुआ को उसकी कोई बात पता तो नहीं चल गई, जिसकी वजह से वह उस पर इतनी सतर्क है। तभी जी क्यूयू बोली, चूंकि वे आपकी निगरानी के लिए आए हैं तो बेहतर होगा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए ताकि वे आपका राज न जान सकें। वीर प्रताप ने बेफिक्र होकर कहा, कोई जरूरत नहीं, उन्हें देखने दो, आखिर मैं कुछ ऐसा करने वाला भी तो नहीं हूं। अब उन्हें वापस भेजने से नानागोन युएहुआ को शक होगा कि मेरे पास कोई ऐसा राज है जिसे मैं छुपाना चाहता हूं, इसलिए निगरानी रोकने की कोशिश कर रहा हूं। जी क्यूयू ने सोचा और फिर बोली, मैं समझ गई। इसी पल वीर प्रताप जी क्यूयू की महीन पोशाक पर हाथ फेर रहा था। उसने उसके कान में धीरे से कहा, क्यूयू, मुझे लगता है कुछ महीनों में मेरा असली शरीर ब्लैक मून शहर पहुंच जाएगा। क्या तुम तैयार हो? वीर प्रताप की बात सुनते ही जी क्यूयू की आध्यात्मिक शक्ति फिर से अस्त व्यस्त हो गई और उसके शरीर में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई। जाहिर है वह समझ गई थी कि वीर प्रताप तैयार हो कहकर क्या मतलब निकाल रहा है। जी क्यूयू ने नर्म स्वर में कहा, तुम बस आ जाना। जी क्यूयू के लाल चेहरे को देखकर वीर प्रताप के असली शरीर में उत्तेजना और बढ़ गई। उसके नीचे लेटी येव नान्यन को इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। पूर्व स्वर्गीय वुल्फ राजा की पत्नी अब पूरी तरह वीर प्रताप के सामने समर्पित हो चुकी थी। तियानचेन संसार यानाचेन साम्राज्य महल। खूबसूरत येव नान्यन वीर प्रताप को शिकायत और रंज भरी नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वीर प्रताप ने सिर्फ उसी को क्यों बुलाया। पहले जब वीर प्रताप लौटता था तो वह कई बहनों को साथ बुलाता था या फिर शियाओ वेन्याओ को भी बुला लेता था। आखिर शियाओ वेन्याओ का शयन कक्ष उसके बिल्कुल बगल में था, जो बहुत सुविधाजनक था। पर इस बार वीर प्रताप अचानक उसके कमरे में आ गया और किसी बहन को नहीं बुलाया। अब जब वीर प्रताप 10,000 नियम क्षेत्र का साधक बन चुका था तो वह अकेले उसका सामना कैसे कर सकती थी। वीर प्रताप ने येव नान्यन के कोमल शरीर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में देखा और बोला, नान्यन, क्या तुम हाल में मुझे याद करती रही हो? येव नान्यन बोली, ये रखेल हर पल आपकी याद में डूबी रहती है। वीर प्रताप बोला, ओह सच, तो फिर मैं तुम्हारी इस तड़प को दूर कर दूं। येव नान्यन ने जल्दी से कहा, सम्राट के पास अनगिनत काम है। ये रखेल आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। खूबसूरत स्त्री के घबराए चेहरे को देखकर वीर प्रताप उसे और ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता था। वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब छेड़ना बंद करता हूं। थोड़ी देर में बाकी सबको भी देख लूंगा। येव नान्यन थोड़ा राहत की सांस ले पाए। फिर येव नान्यन ने पूछा, सम्राट इस बार यानाचेन में किस काम से आए हैं? वीर प्रताप बहुत दिनों बाद लौटा था। इस दौरान अफवाहें फैली थी कि तियानचेन संसार पर दूसरे संसारों के शत्रु आक्रमण कर रहे हैं। उसकी पत्नियां और रखेलें उसके लिए बहुत चिंतित रहती थीं। वीर प्रताप का अचानक लौटना और सबसे पहले सीधे उसके पास आकर उसे अपने वश में करना, इससे लगता था कि वह नहीं चाहता कि बहुत लोग जाने कि वह वापस आया है। जरूर कोई काम होगा, इसलिए उसने शोर नहीं मचाया। पर येव नान्यन ज्यादा सोच रही थी। वीर प्रताप को बस उसकी मादक देह याद आ गई थी, इसलिए वह सीधे उसके पास आया था। बाद में वह उससे जानकारी भी निकालना चाहता था कि क्या उसे ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष का राज पता है या नहीं। वीर प्रताप ने येव नान्यन को पलट दिया, उसकी पीठ अपनी ओर करके फिर से दबा लिया और उसके कान में फुसफुसाया, दरअसल कोई खास काम नहीं है, मैं सिर्फ तुम सबको देखने आया हूं। येव नान्यन ने एक हल्की सी सिसकारी भरी और पूछा, तो फिर सम्राट दूसरी बहनों को क्यों नहीं बुलाते? वीर प्रताप बोला, हर बार लौटते ही इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं। मेरे लिए ब्लैक ड्रैगन शहर से यान काउंटी तक पहुंचना तो पलक झपकने जितना है। मैं कहीं दूर नहीं गया था। ये कहते हुए और साथ साथ अपनी गतिविधि जारी रखते हुए वीर प्रताप ने पूछा, नान्यन, क्या तुम्हारी साधना में हाल में कोई समस्या आई है? वीर प्रताप का सवाल सुनकर येव नान्यन ने अपने भावों को किसी तरह संभालने की कोशिश की। हम सम्राट की कृपा से सब कुछ ठीक है। वीर प्रताप ने फिर पूछा, क्या तुम अब भी ड्रैगन फीनिक्स चाय पी रही हो? येव नान्यन ने जवाब दिया, हाँ, अभी भी पी रही हूँ। सम्राट अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वीर प्रताप बोला, मेरी पूज्य गुरु माता ने मुझे बताया कि ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष में कुछ समस्या है। ये शब्द सुनते ही येव नान्यन अचानक चौंक गई। वीर प्रताप साफ साफ महसूस कर रहा था कि उसका पूरा शरीर तन गया है। जब येव नान्यन ने खुद को संभाला तो उसने बनावटी आश्चर्य से पूछा, समस्या? कैसी समस्या? वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता, इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि चाय पीने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? येव नान्यन ने जल्दी जल्दी कहा, ये छोटी को कोई असुविधा नहीं हुई। वीर प्रताप ने कहा, ओह,
सच, और अपनी गति तेज करते हुए बोला, यह मेरी पूज्य गुरु माता ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां ड्रैगन फीनिक्स चाय पी चुकी हैं, वे मुझसे दिन ब दिन ज्यादा लगाव महसूस करने लगती हैं। उन्होंने बहुत पहले ही इस चाय की खासियत जान ली थी, फिर भी वे इससे पीती रहीं क्योंकि वे मुझे अपना साधन मानती हैं। जब वीर प्रताप ने आखिरी वाक्य में खुद को मैं कहा तो यवनान्यन और भी ज्यादा घबरा गई। उसका शरीर और गर्म होने लगा। यवनान्यन ने घबराकर कहा, ये छोटी ने कभी ऐसा ख्याल भी नहीं किया सम्राट। आह। वीर प्रताप तुरंत बोला, हम तो तुमने ड्रैगन फीनिक्स चाय का राज पहले ही जान लिया था। यवनान्यन बुरी तरह घबरा गई। ये छोटी। उस पल उसे कुछ भी कहने को सूझ नहीं रहा था। ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष का राज उसके लिए ऐसा था जिसे कभी जुबान पर नहीं लाना चाहिए। वह बहुत पहले से इस रहस्य को जानती थी, लेकिन पूरे समय अनजान बनकर रही थी। उसे डर था कि कहीं वीर प्रताप को पता न चल जाए कि वह ये राज जानती है। आखिर ऐसी बात को खुलकर कहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता। वीर प्रताप सम्राट है, पूरे संसार को एक करने वाला सम्राट। अगर यह पता चले कि वह ऐसी छोटी छोटी चालें चलता है तो उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। यवनान्यन को इतना घबराया देख वीर प्रताप के मन में शरारत जाग उठी। वह और जोर से अपनी गतिविधि जारी रखे रहा, जिससे यवनान्यन घबराहट में दिमाग खाली होने का एहसास करे। कितनी ही देर बाद शयन कक्ष में शांति लौटी। वीर प्रताप अभी भी हाँफ रहा था। उसने यवनान्यन के कान में फुसफुसाकर कहा, हम जान लिया तो क्या हुआ, मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो तुम कितना डर गई थी। ये शब्द सुनकर जिसकी समझ अभी तक खाली पड़ी थी, वह धीरे धीरे होश में आए। वीर प्रताप ने जानबूझकर इस बात से उसे घबराया दिया था, फिर मौका देखकर। ये छोटा आदमी सचमुच ऐसे ही काम करता है। कितना नफरत भरा है ये। हालांकि वह अब बड़ा हो चुका था, लेकिन यवनान्यन की नजर में इस पल वीर प्रताप अभी भी एक छोटा सा शरारती लड़का ही था, अभी तक बड़ा नहीं हुआ। तभी वीर प्रताप ने यवनान्यन को पकड़कर करवट ली और उसके खूबसूरत चेहरे को नीचे से देखते हुए फिर पूछा, नान्यन, जब तुम्हें ड्रैगन फीनिक्स चाय का असर पता चल गया, फिर भी तुम इसे क्यों पीती रही? ये सवाल सुनकर यवनान्यन कुछ पल चुप रही। उसके गाल और ज्यादा लाल हो गए। ये छोटी। उसे हिचकिचाते देख वीर प्रताप ने उसका गाल सहलाते हुए कहा, मेरे सामने जो मन में हो खुलकर कह दो। यवनान्यन ने अब छुपाना छोड़ दिया और सीधे कह दिया, ये छोटी अब सम्राट की स्त्री है। सम्राट से अलग होना अब उसके बस की बात नहीं रही, इसलिए ड्रैगन फीनिक्स चाय का असर मेरे लिए अच्छा ही है। इसे पीने से मेरी आध्यात्मिक साधना भी तेजी से बढ़ती है। उसके और वीर प्रताप के बच्चे भी हो चुके थे और उसका मन भी पूरी तरह वीर प्रताप की ओर झुक चुका था। अब इस चाय को छोड़ने का क्या मतलब था? ड्रैगन फीनिक्स चाय उसे वीर प्रताप से और ज्यादा लगाव दिलाती थी। ये बात उसके और वीर प्रताप की दूसरी रखैलों के लिए अच्छी ही थी। आखिर वे सब वीर प्रताप की थीं। अगर उन्हें वीर प्रताप से लगाव न हो तो फिर किससे होगा? चाय को खुद से छोड़ देना मतलब उनके मन में कुछ और ख्याल होना। यवनान्यन का जवाब सुनकर वीर प्रताप ने मन में सोचा, लगता है उसकी सारी स्त्रियां भी यही सोचती हैं। इस युग में पति का साथ निभाना स्वाभाविक बात थी। वे सब उसके छल में फंस चुकी थीं और खुद को उसके साथ जोड़ चुकी थीं। अब उनके लिए ड्रैगन फीनिक्स चाय कोई बुरी चीज नहीं रह गई थी। इसलिए भले ही वे सब चाय का असर जानती हों, फिर भी किसी को भी उससे नाराजगी नहीं होगी। ये सोचकर वीर प्रताप के मन से एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। उसे लगा कि उसने अपनी पत्नियों और रखैलों का अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अगर वह उनकी पवित्रता जबरदस्ती लेने के बाद उनका ख्याल न रखता तो चाय का राज जानने के बाद भी वे नाराज रहती। जब वीर प्रताप चुपचाप उसे देखता रहा और कुछ सोचने लगा तो यवनान्यन ने नर्म स्वर में कहा, सम्राट, क्या याओ वाई को बुला ले। ये दिन भर आपकी याद करती रहती है। वह अकेले वीर प्रताप को संभालना अब मुश्किल महसूस कर रही थी, जो अब 10,000 नियम क्षेत्र का साधक बन चुका था। वैसे भी शियाओ वेन्याओ बगल वाले कमरे में ही थी। उसने जरूर इस कमरे की आवाजें सुन ली होंगी और समझ गई होगी कि क्या चल रहा है। यवनान्यन की बात सुनकर वीर प्रताप हल्का सा मुस्कुराया और बाहर खड़ी दासी को आवाज भेज दी, जा शियाओ रखैल को बुला ला। आमतौर पर जब वीर प्रताप अपनी पत्नियों या रखैलों के साथ ऐसा करता था तो उसके पास दासियां या युवा सेविकाएं सेवा में रहती थीं। लेकिन आज यवनान्यन से चाय का राज निकालने के लिए उसने सारी दासियों और सेविकाओं को शयन कक्ष से दूर भेज दिया था। सिर्फ वे दोनों ही थे। वीर प्रताप का संदेश सुनकर दरवाजे पर खड़ी दासी ने तुरंत जवाब दिया, जी सम्राट। थोड़ी देर बाद शियाओ वेन्याओ यवनान्यन के शयन कक्ष में आ गई, जैसे वह पहले से ही इस बात के लिए तैयार हो। जब शियाओ वेन्याओ कमरे में घुसी तो वीर प्रताप और यवनान्यन पहले से ही किस चक्र में थे पता नहीं। शियाओ वेन्याओ के गाल लाल हो गए। उसी पल वीर प्रताप ने सिर घुमाकर बीच कमरे में खड़ी शियाओ वेन्याओ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याओ वहां क्या खड़ी हो, इधर आ जाओ। शियाओ वेन्याओ नर्म स्वर में बोली, ये छोटी अभी आती है। शियाओ वेन्याओ को अब महान रखैल का पद मिल चुका था और सम्राट ने उस पर अपना विशेष स्नेह भी जताया था, फिर भी वह वीर प्रताप के सामने खुद को ये छोटी कहना पसंद करती थी। और वीर प्रताप को भी यह संबोधन बहुत भाता था। शियाओ वेन्याओ की बात पूरी होते ही वह नर्म पलंग के पास आ गई और यवनान्यन के साथ मिलकर वीर प्रताप को संभालने लगी। शाम ढलते ढलते वीर प्रताप एक पुरानी शान वाली कक्ष में पहुंचा, जहां साहित्य और कविता की महक चारों ओर फैली हुई थी। उसने यवनान्यन और शियाओ वेन्याओ के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था।
आखिर उसके पास और भी बहुत सी पत्नियां और रखैले थीं जो उसका इंतजार कर रही थीं। हालांकि उसने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन येवनांगन के कमरे में हुई हलचल से वे सब समझ गई होंगी कि सम्राट लौट आए हैं। मुरोंग श्वेएर के शयन कक्ष में घुसते ही वीर प्रताप को मुरोंग श्वेएर नहीं मिली। कमरा बेहद शांत था, दीवारों पर हर जगह सुंदर अक्षर और कविताएं लिखी हुई थीं। उसके नर्म पलंग के पास वीर प्रताप की कुछ तस्वीरें भी बनी हुई थीं। तभी वीर प्रताप ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मुरोंग श्वेएर का पता लगाया और जान लिया कि वह अपने अध्ययन कक्ष में है। वह सीधे छाया परिवर्तन का इस्तेमाल करके अध्ययन कक्ष में प्रकट हो गया। मुरोंग श्वेएर मेज पर झुकी हुई कलम पकड़े कुछ गंभीरता से लिख रही थी। इसे देखकर वीर प्रताप ने उसे बीच में नहीं रोका। वह धीरे धीरे पास आकर उसकी शक्ल शोभा निहारने लगा। मुरोंग श्वेएर काले और सफेद रंग के वस्त्र पहने थी। सफेद आधार पर कविता की पंक्तियां कड़ी हुई थीं। कपड़ा थोड़ा ढीला था, जिससे उसकी गोरी गर्दन और कंधे का एक हिस्सा झलक रहा था। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे हुए थे, जिससे वह परिपक्व और गरिमामयी लग रही थी। कुलीन स्त्री का भाव और एक अनोखी विद्वत्ता उसमें झलक रही थी। मुरोंग श्वेएर को इतना खोया हुआ देख वीर प्रताप का मन किया कि अभी उसी मेज पर उसे दबा दे और उस पर जोर जोर से लिखे। कितनी ही देर बाद मुरोंग श्वेएर ने कहा, सम्राट आ गए, और कुछ बोलते भी नहीं। बिना मुड़े ही वह लिखती रही। वीर प्रताप हंसकर बोला, मैं सम्राट हूं, आखिर आया हूं, और तुम सलाम भी नहीं करती, उल्टे पूछती हो कि क्यों नहीं बोल रहा हूं। मुरोंग श्वेएर ने उदासीन स्वर में जवाब दिया, सम्राट ने खुद नहीं कहा था कि आपके अंतःपुर में सिर्फ परिवार के सदस्य हैं, कोई प्रजा और सम्राट नहीं। इसलिए आपको देखकर सलाम करने की जरूरत नहीं। क्या आप सम्राट अपने शब्द वापस ले रहे हैं? वीर प्रताप हल्के से हंसा। उसे लगा कि मुरोंग श्वेएर ने उसकी बातों को सचमुच दिल पर ले रखा है। हालांकि उसने कई बार कहा था, फिर भी उसकी दूसरी स्त्रियां उसे देखकर सलाम करती ही थीं। वीर प्रताप धीरे धीरे और पास आ गया। उसने अपनी बाहें सीधे मुरोंग श्वेएर की कमर पर डाल दी, अपना शरीर उसके नितंबों से सटा दिया और गर्दन की खोह में सिर रखकर गहरी सांस ली। इतने लंबे समय बाद लौटा हूं। श्वेएर, क्या मुझे याद किया था? पीछे से अपनी गर्माहट महसूस करके मुरोंग श्वेएर समझ गई कि वीर प्रताप आगे क्या करने वाला है। उसने कलम रख दी और थोड़ा सिर घुमाकर उसे देखा। सच तो यह है कि सम्राट की स्त्री होने के नाते मैं हर पल आपको याद करती हूँ, लेकिन अफसोस कि सम्राट के पास राज्य के अनगिनत काम है, इसलिए आप अक्सर नहीं आ पाते। ये कहते हुए मुरोंग श्वेएर के चेहरे पर उदासी छा गई, जैसे बहुत शिकायत हो। वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, ओह, तो मेरी रानी मुझे दोष दे रही है। तो फिर मैं कुछ देर यहीं तुम्हारे साथ रहता हूँ। वीर प्रताप अच्छी तरह जानता था कि मुरोंग श्वेएर की यह उदासी नकली है। वे ये खेल कई बार खेल चुके थे, लेकिन आखिर में हमेशा मुरोंग श्वेएर ही दया की भीख मांगती और हार मान लेती। वीर प्रताप की बात सुनकर मुरोंग श्वेएर ने और भी दयनीय भाव बनाया, सम्राट पर पूरे संसार का भार है। आप कैसे देह सुख में डूब सकते हैं? ये छोटी। मुरोंग श्वेएर की बात अधूरी रह गई। पीछे से कपड़े फटने की आवाज आए। वीर प्रताप ने मुरोंग श्वेएर को सीधे मेज पर दबा दिया, ठीक उसी कागज पर जिस पर वह अभी लिख रही थी। अब बस, मैं और नहीं सह सकता। वीर प्रताप के आने पर मुरोंग श्वेएर कभी सबक नहीं सीखती थी। हर बार वह उसे तरह तरह से उकसाती और आखिरकार जो बोया था वही काटती। ठीक अभी की तरह। वीर प्रताप ने कलम उठाए और मुरोंग श्वेएर की बर्फ जैसी सफेद पीठ पर लगातार कविता लिखता रहा। फिर उसने उसके निचले पेट पर 4 बड़े बड़े अक्षर उकेर दिए। उसका मूल रूप से गोरा शरीर अब काले स्याही से सजा हुआ था। इन विरोधी रंगों का मेल उसे और भी मोहक और मनमोहक बना रहा था। वीर प्रताप का जोश भी बढ़ता जा रहा था। उस पल मुरोंग श्वेएर मेज पर चित लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह वीर प्रताप की ओर देखकर बोली, सम्राट, मैं गलती कर गई। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, गलती? आखिर तुमने क्या गलती की? मुरोंग श्वेएर के होंठ हल्के से खुले। मुझे सम्राट को नहीं उकसाना चाहिए था। वीर प्रताप बोला, तुम मेरी रखेल हो, मुझे उकसाना कोई गलती नहीं है। लगता है तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझी। सजा जारी रहेगी। पता नहीं कितनी देर बीती, आखिरकार वीर प्रताप की कलम रुक गई। तब तक मुरोंग श्वेएर पूरी तरह मेज पर ढेर हो चुकी थी। जब वीर प्रताप ने अपनी कविता लेखन बंद की तो मुरोंग श्वेएर की नजर धीरे धीरे नीचे सरकी और उसके सुंदर चेहरे पर ठहर गई। सम्राट इस बार लौटकर किसी को बताया तक नहीं। वीर प्रताप ने जवाब दिया, मेरे लिए ब्लैक मून शहर का महल अपने बगीचे जैसा है। हर बार लौटने पर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत? फिर उसने हाथ बढ़ाकर मुरोंग श्वेएर के पेट पर उकेरे गए 4 बड़े अक्षरों को प्यार से सहलाया, जैसे अपनी लिखावट को निहार रहा हो। मुरोंग श्वेएर ने दोनों हाथों के सहारे खुद को मेज पर टिकाया और धीरे धीरे ऊपर उठी। उसने नजर नीचे की ओर डाली। सुरक्षित मार्ग। तुरंत बाद उसने वीर प्रताप को एक तिरछी नजर मारी। हालांकि ये 4 अक्षर पहले वाले 3 अक्षरों से बेहतर थे, जिनमें मास्क से शुरू होने वाले शब्द होते थे। पहले उसे उन 3 अक्षरों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन वीर प्रताप के साथ समय बीतने पर धीरे धीरे समझ आ गया था। वे 3 अक्षर ये बताते थे कि वह वीर प्रताप की खिलौना है, उसकी पात्र है। मुरोंग श्वेएर ने फिर पूछा, सम्राट, इस बार कितने दिन ठहरने वाले हैं? वीर प्रताप के पिछले जाने को लगभग 6 महीने हो चुके थे। हालांकि द एक्सियर राजवंश उसके बिना भी चल सकता था, लेकिन यान काउंटी से उसकी इतनी लंबी अनुपस्थिति से लोगों के मन में घबराहट फैल जाती थी।
सब सोचते कि कहीं वीर प्रताप को तियानचेन संसार के बाहर कोई आफत तो नहीं आ गई, इसलिए वह लौट नहीं रहा। वीर प्रताप ने सुरक्षित मार्ग वाले अक्षरों को सहलाते हुए कहा, इस बार ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। मैं जिया ज्ञान संसार में सेना ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यह कोई बड़ा राज नहीं था, इसलिए वीर प्रताप ने मुरोगश्वे को सीधे बता दिया। ये सुनकर मुरोगश्वे थोड़ी चौंक गई। हालांकि वह हमेशा अपने कक्ष में रहकर कविता लिखती, चित्र बनाती और साधना करती थी, फिर भी बाहर की दुनिया की खबरें उसे अच्छी तरह पता रहती थीं। तियानचेन संसार और जिया ज्ञान संसार के टकराने के बाद विश्व बाधा में दरारें और बढ़ गई थीं। द एक्सिया राजवंश ने उन दरारों पर भारी सैनिक तैनात कर रखे थे। सुना था कि जिया ज्ञान संसार उच्च स्तरीय साधना संसार है। वहां साधकों की संख्या तियानचेन संसार से कहीं ज्यादा है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत प्रचुर है। वीर प्रताप ने अभी तक जिया ज्ञान संसार पर हमला नहीं किया था, शायद इसलिए कि वहां की शक्ति तियानचेन संसार से कहीं अधिक हो सकती है। मुरोगश्वे ने पूछा, क्या सम्राट ने जिया ज्ञान संसार की स्थिति की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली है? वह जानती थी कि वीर प्रताप कभी बिना तैयारी के युद्ध नहीं छेड़ता। अगर वह जिया ज्ञान संसार पर चढ़ाई करने की बात कर रहा है तो जरूर उसने वहां की सही स्थिति जान ली होगी। वीर प्रताप ने जवाब दिया, हाँ, वहां रूपांतरण देवता क्षेत्र के कोई शक्तिशाली साधक नहीं है। ये सुनकर मुरोगश्वे ने और सवाल नहीं किया। हालांकि वीर प्रताप ने यह बात उसे बता दी थी, लेकिन ऐसे मामलों में दखल देने की उसकी हैसियत नहीं थी। उसे वीर प्रताप ने तोता बनाकर पाला था, साम्राज्य महल का पिंजरा उसका घर था। पिंजरा भले ही बंद न हो, वह कहीं भी जा सकती थी, लेकिन अब उसे कहीं जाने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। वीर प्रताप आगे बोला, वैसे नांगन ने मुझे अभी बताया कि तुमने उसे चेतावनी दी थी कि ड्रैगन फीनिक्स चाय में कुछ गड़बड़ है। ये शब्द सुनते ही मुरोगश्वे चौंक गई। ड्रैगन फीनिक्स चाय में गड़बड़? क्या ये वीर प्रताप की स्त्रियों के बीच कभी न छेड़ा जाने वाला सहमति का विषय नहीं था? उसने यवनान्यन को कभी ऐसी चेतावनी दी ही कब थी? तभी उसे याद आया, कुछ समय पहले बादल वायु महल में उनकी सभा हुई थी। यवनान्यन अचानक शराब छोड़ने की बात करने लगी थी। उसने कहा था कि अब वह सिर्फ चाय पिएगी, शराब नहीं। शराब पीने के बाद उसका मन लगातार वीर प्रताप की याद में उलझ जाता है और रात को नींद नहीं आती। उस समय मुरोगश्वे ने मजाक में कहा था कि ड्रैगन फीनिक्स चाय पीने से तो और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि वह तो प्रेम रोग की चाय जैसी है। सचमुच शराब की तुलना में ड्रैगन फीनिक्स चाय पीने से वीर प्रताप की पत्नियां और रखैले उसे और ज्यादा याद करने लगती थीं। कई स्त्रियां ये बात जान चुकी थीं। उस समय मुरोगश्वे ने बस हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया था। उसे पता था कि यवनान्यन इतनी चतुर स्त्री है कि वह चाय की समस्या पहले से जानती होगी। फिर भी यवनान्यन ने वीर प्रताप से कह दिया कि यह बात मुरोगश्वे ने कही थी। मुरोगश्वे ने तुरंत इनकार किया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। वीर प्रताप ने थोड़ी घबराई हुई लेकिन शांत दिखने की कोशिश करती मुरोगश्वे को देखा और पूछा, सच? मुरोगश्वे ने दृढ़ता से कहा, ड्रैगन फीनिक्स चाय तो बस चाय है, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? इसके अलावा ये चाय सम्राट ने खुद उगाई है। इसमें समस्या बताना मतलब सम्राट पर शक करना होगा। मैं सम्राट पर शक करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मुरोगश्वे अब अनजान बनने का नाटक कर रही थी। जाहिर है उसे पता था कि चाय में कुछ है। वीर प्रताप के वश में आने के बाद वह सोचती रही थी कि आखिर वीर प्रताप से मिलने के बाद वह क्यों इस पुरुष के आगे इतनी आसानी से पिघल जाती है और दिन ब दिन और गहराई में डूबती जाती है। आखिरकार उसे समझ आ गया था, वीर प्रताप की सारी स्त्रियां ड्रैगन फीनिक्स चाय पीती हैं। समस्या शायद उसी चाय में है, इसलिए बाकी सबकी तरह वह भी अनजान बनकर रहती थी। उनकी नजर में वीर प्रताप कामुक स्वभाव का पुरुष था, इसलिए छोटी मोटी चालें चलाना उसके लिए स्वाभाविक था। लेकिन चूंकि वह सम्राट है, ये छोटी चालें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। इससे वीर प्रताप की इज्जत को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वे सब इस राज को अपने दिल में रखे हुए थी। मुरोगश्वे की बात सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मुझ पर शक नहीं कर रही हो। ये कहते हुए उसने अपनी गतिविधि फिर शुरू कर दी। मुरोगश्वे चुप हो गई। वह वीर प्रताप को अपना मनमाना करने देती रही, क्योंकि अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। कुछ देर बाद वीर प्रताप ने मुरोगश्वे को उठाकर बैठा लिया। फिर उसकी पीठ अपनी ओर करके उसे गोद में ले लिया। उसने अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट ली और कान में फुसफुसाया, लगता है तुम्हें सचमुच पता है कि ड्रैगन फीनिक्स चाय में समस्या है। ये सुनते ही मुरोगश्वे का शरीर तन गया। वीर प्रताप आगे बोला, क्या तुम मुझे नीच और बेशर्म समझती हो कि मैं तुम पर ऐसे तरीके इस्तेमाल करता हूँ? मुरोगश्वे बोली, हाँ, सम्राट क्या कह रहे हैं मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। अब उसे ड्रैगन फीनिक्स चाय की समस्या की चिंता करने का समय कहाँ था? जब वीर प्रताप ने उसे पूरी तरह निगल लिया था तो अब किस बात का शोर? जब तक ये पुरुष अंत तक जिम्मेदार बना रहे तो वह न सिर्फ चाय पीने को तैयार है, बल्कि ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष की छाल भी चबा सकती है। मुरोगश्वे को चाय पर बात करने को तैयार न देख वीर प्रताप ने तुरंत छाया परिवर्तन का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वे दोनों मुरोगश्वे के नर्म पलंग पर थे। फिर उसने मुरोगश्वे को कड़ी सजा देनी शुरू कर दी। मुरोगश्वे के मन में आया, हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही थी, फिर भी यह आदमी बार बार पूछ रहा है कि हमें चाय का राज पता है या नहीं। बस एक छोटी सी चाल, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? मुरोगश्वे पलंग पर लेटी हुई थी। उसके पैर छाती तक उठे हुए थे।
वह वीर प्रताप को देख रही थी जो उसे सजा दे रहा था। हाँफते हुए बोली, सम्राट, मैं हार मानती हूँ। वीर प्रताप ने अपनी गति रोकी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मानती हो? मुरोंग शुएर ने विवश होकर कहा, मुझे पता है, ड्रैगन फीनिक्स चाय में समस्या है। हाफ हाफ। वीर प्रताप ने आगे पूछा, और तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? मुरोंग शुएर बोली, सम्राट की दूसरी स्त्रियां भी जानती होंगी। ये सम्राट की एक छोटी सी चाल है, हमें कोई ऐतराज नहीं। वीर प्रताप ने मुरोंग शुएर के शांत लेकिन मोहक चेहरे को देखा। क्या तुम सचमुच कोई ऐतराज नहीं रखती? मुरोंग शुएर ने होंठ निकालकर कहा, जब सम्राट ने मुझे पूरी तरह निगल लिया है तो अब इस बात की परवाह क्यों करूं? हाँ, अगर सम्राट अब प्रेम की भी इस्तेमाल कर ले तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। हाँ, मैं तैयार हूं। मुरोंग शुएर का जवाब सुनकर वीर प्रताप ने मन में सोचा, सचमुच उसकी पत्नियां और रखैले ड्रैगन फीनिक्स चाय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं। फिर भी वह हर एक से अलग अलग इस बारे में बात करना चाहता था। अब छुपाने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। मुरोंग शुएर के लिए वीर प्रताप की छोटी चालें सिर्फ ड्रैगन फीनिक्स चाय तक सीमित नहीं थीं। हर बार जब वह उसके पास कविता लेखन करने आता था तो वह तरह तरह के तरीकों से उसे किनारे तक ले जाता था। वे तरीके चाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उनकी तुलना में मुरोंग शुएर को लगता था कि ड्रैगन फीनिक्स चाय का असर तो बहुत कम है। चाय तो सिर्फ उसे वीर प्रताप की याद दिलाती थी, जबकि उसके तरीके उसके मन में प्यार, नफरत और तड़प तीनों भाव भर देते थे। तभी वीर प्रताप बोला, अच्छा, अब इस बारे में और बात नहीं करते, असली काम पर लौटते हैं। ये कहते हुए वह झुका और मुरोंग शुएर के होठों को अपने होठों से सील कर दिया। अगले 15 दिनों तक वीर प्रताप अपनी हरपत्नी और रखैल के कक्ष में गया और ड्रैगन फीनिक्स चाय का मुद्दा उनके साथ साफ साफ चर्चा किया। जब से उसने चाय का राज खुलकर बता दिया, वीर प्रताप के मन को बहुत राहत मिली। चाय को लेकर उसके मन में हमेशा एक जटिल भाव रहा था। यह एक नीची चाल थी जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते थे। उसे डर था कि एक दिन ये बात उसकी सारी स्त्रियों तक पहुंच जाएगी। अब जब उसने चाय के असली प्रभाव सबको बता दिए तो उन्हें सचमुच कोई ऐतराज नहीं था। इससे उसका आंतरिक द्वंद्व खत्म हो गया। हालांकि वह जानता था कि उनकी उदासीनता भी शायद चाय के प्रभाव का नतीजा है, फिर भी मन में कुछ छुपाकर रखने से बेहतर था। वीर प्रताप के मन का द्वंद्व शांत होते ही उसने तुरंत महान दरबार सभा बुलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही यह खबर फैली कि सम्राट महान दरबार सभा करने वाले हैं, सारे अधिकारी हैरान रह गए। कई सालों से वीर प्रताप ने राज्य के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अचानक महान दरबार सभा बुलाना मतलब जरूर कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मामला है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यान काउंटी राजनीति सभा भवन। वीर प्रताप सिंहासन पर विराजमान था। उसकी नजर नीचे सिंहासन मंच के पास बैठे अपने पुत्र वीर चांगफेंग पर पड़ी। उसे अपने बेटे पर बहुत संतोष था। इन सालों में जब वह राज्य कार्य से दूर रहा तब वीर चांगफेंग ने महान सम्राट साम्राज्य को बेहद अच्छी तरह संभाला था। इसके अलावा उसका बड़ा बेटा उसके जैसा नहीं था, जो दिन रात सिर्फ स्त्रियों में डूबा रहता। आज तक वीर चांगफेंग के पास सिर्फ एक ही स्त्री थी, वू याओ। वीर प्रताप हमेशा सबसे ज्यादा डरता था कि उसके बच्चे भी उसके रास्ते पर चल पड़े और उसके जैसा भ्रष्ट हो जाएं। उसे कोई ऐतराज नहीं था अगर वे कुछ अधिक पत्नियां रखें, लेकिन वह चिंतित रहता था कि वे उसी में फंसकर बिगड़ न जाएं। वीर चांगफेंग को देखने के बाद वीर प्रताप की नजर सिंहासन के सामने रखी मेज पर गई। फिर वह चुपचाप राज्य की रिपोर्ट पढ़ने लगा। सभी सिविल और सैन्य अधिकारी चुपचाप बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि सम्राट कब बोलेंगे। बहुत लंबा समय बीतने के बाद आखिरकार वीर प्रताप बोला, चांगफेंग, मेरी अनुपस्थिति में तुमने राज्य के काम बहुत अच्छे से संभाले हैं। इसी तरह आगे भी करते रहो। ये सुनकर वीर चांगफेंग तुरंत अपनी जगह से उठा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पिता सम्राट का आशीर्वाद और प्रशंसा पाकर यह छोटा धन्य हो गया। वीर चांगफेंग हमेशा से यही चाहता था कि पिता सम्राट उसकी तारीफ करे। वह अपने पिता को हमेशा अपना आदर्श मानता था। सभी सिविल और सैन्य अधिकारियों के सामने पिता सम्राट के मुंह से प्रशंसा मिलना उसके काम की सबसे बड़ी स्वीकृति थी और उसके लिए यह सर्वोच्च सम्मान था। वीर प्रताप ने कहा, उठो, तुम युवराज हो, इतनी आसानी से घुटनों के बल मत बैठा करो। वीर चांगफेंग फिर बोला, धन्यवाद पिता सम्राट। फिर वह उठकर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। इस समय सारे सिविल और सैन्य अधिकारी राहत की सांस ले पाए, खासकर वे मंत्री जो वीर चांगफेंग की मदद से राज्य कार्य संभाल रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि सम्राट अचानक राजनीति में लौट आएंगे और उनके काम से नाखुश हो जाएंगे। अब सम्राट ने युवराज की तारीफ कर दी थी, जिससे उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। वीर प्रताप ने एक नजर सारे सिविल और सैन्य अधिकारियों पर डाली और फिर घोषणा की, मैं जियांग संसार पर आक्रमण करने वाला हूं। उसके इस वाक्य ने पूरे सभा भवन को सन्नाटे में डाल दिया। हालांकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि महान दरबार सभा बुलाने का मतलब कोई बड़ा मामला होगा, लेकिन इतना बड़ा कदम उन्होंने सोचा भी नहीं था। जियांग संसार पर हमला करना किसी एक देश को जीतने जैसा नहीं था। वो एक पूरा साधना संसार था जहां अनगिनत शक्तियां और शक्तिशाली साधक थे। उसकी कठिनाई तियानचेन संसार को एक करने से कहीं ज्यादा थी। फिर भी जियांग संसार की कठिनाइयों को जानते हुए भी किसी एक अधिकारी ने भी विरोध नहीं किया। मंत्री मानते थे कि सम्राट बिना सोचे समझे जियांग संसार पर हमला करने की बात नहीं करेंगे। जरूर उन्होंने वहां की स्थिति की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली होगी। उनका सम्राट हमेशा से सतर्क और सावधान राजा रहा था। इसके अलावा वह बहुत दृढ़ निश्चयी भी था।
एक बार फैसला बोल दिया तो उसे आसानी से वापस नहीं लिया जाता था। वीर प्रताप के शब्द सिर्फ सूचना थे। मंत्रियों को अब सिर्फ ये सोचना था कि जियांग संसार पर कैसे हमला किया जाए और जीतने के बाद उसे कैसे संभाला जाए। जब देखा कि कोई सिविल या सैन्य अधिकारी कुछ बोल नहीं रहा है तो वीर प्रताप आगे बोला, मैंने जियांग संसार की स्थिति की पूरी जांच कर ली है। फिलहाल वहां रूपांतरण देवता क्षेत्र के कोई साधक नहीं है और अंदरूनी शक्तियां बहुत हैं लेकिन एकजुट नहीं है। अगर कोई अनहोनी न हुई तो 5 वर्षों के अंदर जियांग संसार पर कब्जा किया जा सकता है। वीर प्रताप की बात सुनकर सबके मन में ख्याल आया, इसलिए पिछले सालों में सम्राट ने राज्य कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया और सब युवराज को सौंप दिया था। असल में सम्राट जियांग संसार की जांच में लगा हुआ था। अब जब सम्राट ने पूरी तरह स्थिति का आकलन कर लिया है तो उन्हें सम्राट की इच्छा के अनुसार युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तभी वीर प्रताप ने आगे कहा, ये द एक्सिया राजवंश का किसी पूरे संसार के खिलाफ पहला युद्ध होगा, इसलिए इसमें कठिनाइयां जरूर आएंगी। मैं सेना का विस्तार जारी रखना चाहता हूं। अब मेरे प्रिय मंत्रियों, आपस में चर्चा करें और अपनी राय रखें। जो भी विचार या सुझाव हो खुलकर रख सकते हैं। वीर प्रताप के बोलते ही सभा भवन में मंत्रियों में चर्चा शुरू हो गई। एक साधना संसार पर युद्ध छेड़ने के लिए तैयारी बहुत बड़ी होनी थी। सैनिक, अनाज, उड़ने वाली नावें, सबकी जरूरत पड़ने वाली थी। जियांग संसार पर कब्जा करने के लिए और ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी ताकि वहां के महत्वपूर्ण शहरों पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन अगर द एक्सिया की बड़ी सेना जियांग संसार में भेज दी गई तो तियानचेन संसार अंदर से कमजोर पड़ सकता था। कोई शक्ति विद्रोह कर सकती थी। यहां तक कि अंदरूनी अशांति न भी हो तो बाहरी शत्रु हो सकते थे। हाल ही में अफवाहें फैल रही थी कि तियानचेन संसार पर दूसरे संसारों के आक्रमणकारी आ रहे हैं। अगर द एक्सिया की सेना जियांग संसार में चली गई तो क्या पता दूसरे संसार तियानचेन पर हमला न कर दे। इसलिए जियांग संसार में सेना भेजते समय तियानचेन संसार में भी पर्याप्त मजबूत सेना रखनी होगी। सेना का विस्तार जरूरी था। महान दरबार सभा पूरे 1 सप्ताह तक चली। वीर प्रताप के सिंहासन पर बैठने के बाद ये सबसे लंबी सभा थी। बाहर की दुनिया को अभी इस सभा में क्या चर्चा हुई इसका पता नहीं था, लेकिन सम्राट ने पूरे 1 सप्ताह तक सभा चलाई। इसका मतलब था कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। इससे आम लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। आखिरकार जब अभियान का मामला लगभग तय हो गया तो सरकार ने तुरंत पहला आधिकारिक आदेश जारी किया, जनता के नाम घोषणा पत्र। दूसरे युद्ध की खबर सुनकर आम लोगों के मन में भारी घबराहट फैल गई। लेकिन द एक्सिया सेना के सैनिकों में उत्साह था। उनके लिए युद्ध सैन्य सम्मान कमाने का मौका था। बिना युद्ध के वे साधारण सैनिक बने रहते। इस संसार के सैनिक बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे। हालांकि द एक्सिया की सेना की अनुशासन बहुत सख्त था, फिर भी ज्यादातर लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए ही सैनिक बनते थे। जाहिर है, ऐसी सोच के अपने फायदे भी थे। जब विदेश में युद्ध होता था तो सैनिकों के मन में ज्यादा अपराध भाव नहीं होता था। युद्ध तुरंत शुरू होने वाला नहीं था। जियांग संसार पर हमला करने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी जरूरी थी। सेना विस्तार का आदेश जारी करने के बाद वीर प्रताप ने सारे काम युवराज वीर चांगफेंग को सौंप दिए और फिर ब्लैक मून शहर में साधकों की सभा बुलाने चला गया। साधकों की सभा में सभी बड़ी शक्तियों ने द एक्सिया के जियांग संसार पर आक्रमण का पूरा समर्थन किया और घोषणा की कि हर संप्रदाय अपने शिष्यों को भेजेगा। बड़ी शक्तियां अच्छी तरह जानती थीं कि सम्राट सिर्फ समर्थन दिखाने के लिए साधकों की सभा नहीं बुला रहे हैं। अगर वे पूरी निष्ठा से योगदान नहीं देंगे तो मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। ब्लैक ड्रैगन शहर साम्राज्य महल युन शियान का शयन कक्ष। नीलमणि रंग के इस शयन कक्ष में गहरी शांति और ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे थे। वहां सेवा करने वाली सारी दासियां मोटे सूती कपड़े पहने हुई थीं। शयन कक्ष के नर्म पलंग पर युन शियान पद्मासन लगाए साधना में लीन थी। तभी कमरे में एक परिचित आध्यात्मिक शक्ति की लहर उठी। अगले ही पल एक जोड़ी मजबूत बाहें पीछे से आकर उसकी पतली कमर को घेर लेने वाली थीं। वीर प्रताप की सांस की गर्माहट महसूस करके युन शियान ने आंखें खोली और उदासीन स्वर में पूछा, क्या तुम जियांग संसार पर आक्रमण करने वाले हो? वीर प्रताप ने युन शियान की सुगंधित कंधे पर सिर टिकाया और उसके कान के पास गहरी सांस ली। स्त्री की हल्की महक नाक में घुसी और वीर प्रताप तुरंत तरोताजा महसूस करने लगा। हाँ, 6 महीने बाद सेना रवाना हो जाएगी। असल में वीर प्रताप जल्दी से जियांग संसार पर हमला करना चाहता था ताकि उन स्त्रियों को, जिनके स्कोर 90 से ऊपर थे, जल्दी अपने वश में कर ले। लेकिन चूंकि यह किसी पूरे संसार पर पहला आक्रमण था, इसलिए उसने अंत में और ज्यादा समय तैयारी में लगाने का फैसला किया। युन शियान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब तुम दूर रहोगे तो वह औरत तियानचेन संसार को तबाह कर देगी? वह औरत से युन शियान का मतलब स्वाभाविक रूप से अपनी असली देह युन किंशु से था। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, सच कहूं तो थोड़ा चिंतित जरूर हूं। हालांकि युन किंशु ने उसके साथ सहयोग करने का वादा किया था, फिर भी ये तय नहीं था कि मौका मिलते ही वह धोखा न दे दे। युन किंशु ने ड्रैगन फीनिक्स चाय नहीं पी थी, इसलिए वीर प्रताप उसे पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता था। इसके अलावा जब जियांग संसार पर हमला होगा तब वह ब्लैक ड्रैगन पवित्र भूमि के लोगों को भी साथ ले जाएगा। एक बार रूपांतरण देवता क्षेत्र के यिन झेंगे के चले जाने के बाद तियानचेन संसार में युन किंशु का सामना करने वाला कोई नहीं बचेगा। तभी वीर प्रताप को अचानक एक बात याद आई। ब्लैक ड्रैगन पवित्र भूमि ने तियानचेन संसार में 5-10 हजार नियम क्षेत्र के साधक भेजे थे।
जब वे पांचों शिंग हुई कवच पहन लेते हैं तो उनकी शक्ति रूपांतरण देवता क्षेत्र तक पहुंच जाती है। अगर उनमें से दो को तियानचेन संसार में छोड़ दिया जाए तो अगर युन किंगशु सचमुच गद्दारी करे तो वे दोनों उसे काफी देर तक रोक सकते हैं, जिससे यिन झेंगे वापस आ सके। ये सोचकर वीर प्रताप आगे बोला, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं ब्लैक ड्रैगन पवित्र भूमि से कहूंगा कि 10,000 नियम क्षेत्र के साधक तियानचेन संसार में रह जाएं। साथ ही ब्लैक ड्रैगन शहर में एक पुतला भी छोड़ दूंगा। अगर वह सचमुच धोखा देगी तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। युन शियान ने कहा, तुम्हें ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। उसकी दिव्य चेतना किसी भी पल मेरे शरीर पर कब्जा कर सकती है। अगर वह अचानक मुझे अपने वश में कर ले तो अभी तुमने जो कुछ भी कहा वह सब उसे तुरंत पता चल जाएगा। वीर प्रताप मुस्कुराया, कोई बात नहीं, उसे पता चल जाए तो बेहतर। अगर उसे पता चल जाएगा तो वह हिम्मत करके कुछ गलत कदम नहीं उठाएगी। अगर युन किंगशु जान ले कि वह पलक झपकते ही तियानचेन संसार लौट सकता है तो वह गद्दारी के परिणामों को अच्छी तरह सोचेगी और बेवकूफी नहीं करेगी। युन शियान कुछ और कहने ही वाली थी कि वीर प्रताप का हाथ अचानक उसके सफेद वस्त्र के अंदर सरक गया। पूज्य गुरु माता, हाल में मेरी साधना में कुछ समस्या आ रही है। कृपया मेरी नाड़ियों को ठीक करने में मदद कर दीजिए। युन शियान ने सिर थोड़ा घुमाकर उसे नाराज नजरों से देखा। नाड़ियां ठीक करना, उसने ठंडे स्वर में कहा, इस साल तुम मेरे पास नाड़ियां ठीक कराने कितनी बार आए हो, ये संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है। पहले वीर प्रताप कभी कभी ही उसके पास आता था। आखिर उसके आसपास इतनी स्त्रियां थीं, इसलिए उसकी बारी कम ही आती थी। लेकिन युन किंगशु के आने के बाद वह पूरे 6 महीने उसके साथ रहा और अब फिर से कुछ ही समय बाद नाड़ियां ठीक करने की बात कर रहा है। वह नहीं चाहती थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। वीर प्रताप की दूसरी स्त्रियां सब देख रही हैं। अगर वह उसे अकेले हथिया ले तो वे सब उस पर टूट पड़ सकती हैं। हालांकि उन स्त्रियों से उसे डर नहीं था, फिर भी वह झंझट से बचना चाहती थी। युन शियान की बात सुनकर वीर प्रताप हंस पड़ा। ज्यादा नहीं है, पिछली बार तो तुमने खुद मेरी नाड़ियां ठीक करने की पेशकश की थी, मैंने नहीं मांगा था। पिछली बार युन किंगशु से बदला लेने के लिए युन शियान ने वीर प्रताप को अपने पास से जाने ही नहीं दिया था। उस समय शुरुआत वीर प्रताप ने नहीं की थी और कुछ कहे बिना वीर प्रताप ने धीरे से युन शियान को लिटा दिया और उसके होठों को अपने होठों से सील कर लिया। युन शियान ने कोई विरोध नहीं किया। नाड़ियां ठीक करनी है तो कर लो। इस विद्रोही शिष्य के लिए वह कितनी बार यह काम कर चुकी है, उसकी गिनती भी भूल चुकी थी। क्षण भर बाद शयन कक्ष में युन शियान द्वारा वीर प्रताप की नाड़ियां ठीक करने की आवाजें गूंजने लगीं। 6 महीने पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान वीर प्रताप पहले की तरह अपनी विभिन्न रखेलों के महलों के बीच आता जाता रहा। इस पूरे समय युन किंगशु ने युन शियान के शरीर पर कब्जा नहीं किया। हालांकि रहस्यमय चंद्र महल की अमर नाव अभी भी तियानचेन संसार के बाहर खड़ी थी और नहीं गई थी। इससे वीर प्रताप को शक होने लगा कि कहीं युन किंगशु ने हार नहीं मानी है और कोई शरारत करने की सोच रही है। हालांकि उन्होंने गठबंधन कर लिया था, लेकिन अब उसके पास प्राचीन युग की स्मृतियां नहीं थीं। इसके अलावा उसका रहस्यमय चंद्र महल तियानचेन संसार में नहीं था। फिर वह बिना किसी काम के तियानचेन संसार के आसपास क्यों ठहरी हुई है। उसके प्रति शंकाओं के बावजूद द एक्सियर राजवंश ने युद्ध की सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं और किसी भी पल जियांग यांग संसार पर हमला करने को तैयार था। वीर प्रताप अब और देरी नहीं करना चाहता था। युन किंगशु अगर तियानचेन संसार के बाहर ठहरना चाहती है तो ठहरे रहने दो। आखिर ब्लैक ड्रैगन शहर में उसने पुतला छोड़ रखा था। अगर कुछ भी हुआ तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो द एक्सियर राजवंश की उड़ने वाली नाव तियानचेन संसार और जियांग यांग संसार के टकराव वाले स्थान की ओर चल पड़ी। द एक्सियर सेना जब विश्व बाधा की दरार पर पहुंची तो वीर प्रताप ने तुरंत सैनिकों को जियांग यांग संसार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। तियानचेन संसार की दूसरी ओर अब स्वर्गीय राक्षस सील बंद क्षेत्र था और स्वर्गीय राक्षस अभी भी नहीं सुलझा था। अगर द एक्सियर के सैनिक बिना सोचे समझे अंदर घुस गए तो वे स्वर्गीय राक्षसी शक्ति के प्रभाव में आ सकते थे। इसलिए वीर प्रताप ने पहले स्वर्गीय राक्षस को सुझाने का फैसला किया। वह यिन झेंगे के साथ तुरंत दरार में प्रवेश करके जियांग यांग संसार में पहुंच गया। जैसे ही उसका असली शरीर जियांग यांग संसार में पहुंचा, वीर प्रताप ने तुरंत सील बंद क्षेत्र से निकलती घनी स्वर्गीय राक्षसी शक्ति को महसूस कर लिया। जैसे ही वह सील बंद क्षेत्र के ऊपर प्रकट हुआ, सील में बंद स्वर्गीय राक्षस को तुरंत उसकी उपस्थिति का एहसास हो गया। स्वर्गीय राक्षस पहले तो खुश हो गया कि कोई नया साधक आया है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बिना कुछ किए भी उसे लगने लगा कि ऊपर खड़े साधक द्वारा उसकी अपनी शक्ति दबाई जा रही है। यह क्या हो रहा है? ये स्वर्गीय राक्षस है। क्या स्वर्गीय राक्षस साधकों के लिए अभिशाप नहीं होते? फिर एक साधक द्वारा उसकी शक्ति कैसे दबाई जा सकती है? ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। स्वर्गीय राक्षस समझ गया कि अभी जो साधक प्रकट हुआ है वह उसी के लिए आया है। उसने तुरंत सील पर हमला शुरू कर दिया, उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे स्वर्गीय राक्षस संघर्ष कर रहा था, सील बंद क्षेत्र हिलने डुलने लगा और पूरे जियांग यांग संसार में धरती कांपने लगी। उसी समय तियानजी मंडप की एक ऊंची मीनार में एक बूढ़ा साधक ने आंखें खोली। अचानक उसके मुंह से ताजा खून की उल्टी हो गई और उसने तुरंत मीनार के शिष्यों को संदेश भेज दिया। दूसरे संसार का शत्रु प्रकट हो गया है। तियानजी मंडप के सभी सदस्य तुरंत ब्लैक मून शहर की ओर चल पड़े।
बूढ़े का संदेश सुनते ही पूरा तियांजी मंडप हलचल में पड़ गया। उसी पल बूढ़े का शरीर मीनार के अंदर गायब हो गया। उसी समय जिशियाओ राजवंश में नानागोंग युएहुआ फीनिक्स राजवस्त्र पहने महल के सामने खड़ी थी और ब्लैक मून शहर की दिशा में देख रही थी। उसे भी अभी की हलचल महसूस हो गई थी। किसी अज्ञात कारण से स्वर्गीय राक्षसी शक्ति के साथ साथ उसे स्वर्गीय मार्ग से मदद की पुकार भी सुनाई दे रही थी। जब वह सोच में डूबी हुई थी तो पीछे से एक परिचित बुरी आवाज आई, सम्राट, दूसरे संसार का शत्रु उतर आया है। गोंडे लियांगपेन की बात सुनकर नानागोंग युएहुआ ने सिर घुमाया और बोली, सम्राट तैयार है, अब मंडप स्वामी आगे क्या करने वाले हैं। नानागोंग युएहुआ को भी समझ आ गया था कि अगर दूसरे संसार के शत्रु सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन्हें सक्रिय रूप से स्वर्गीय राक्षस की मदद करके उसकी सील तोड़ देनी चाहिए और उसे उन आक्रमणकारियों से लड़ने देना चाहिए। उसे नहीं पता था कि स्वर्गीय राक्षस बुरा है या दूसरे संसार के आक्रमणकारी, लेकिन दोनों ही उनके लिए शत्रु थे। ऐसा होने पर वे बस पहाड़ पर बैठकर दो बाघों को लड़ते देख सकते थे। जब दोनों पक्ष थककर कमजोर हो जाएं, तब तीसरे पक्ष के रूप में वे मैदान में उतर आएंगे। हालांकि यह कहना आसान था, लेकिन अगर दूसरे संसार के आक्रमणकारी और स्वर्गीय राक्षस दोनों आपस में लड़कर बुरी तरह घायल भी हो जाएं, तो भी यह तय नहीं था कि जिशियाओ राजवंश उन दोनों को संभाल पाएगा। यही नानागोंग युएहुआ की सबसे बड़ी चिंता थी। अगर कुछ न बचा तो उन्हें शेनकन के बीच बचाकर विश्व मार्ग खोलना पड़ेगा और कुछ लोगों को लेकर इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। तभी गोंडे लियांगपेन बोला, चूंकि सम्राट सहमत हैं, तो इस बूढ़े के साथ राक्षस सील बंद क्षेत्र चलिए। हम सक्रिय रूप से राक्षस स्वामी की सील तोड़ने में मदद करेंगे। नानागोंग युएहुआ ने जवाब दिया, ठीक है। इसके बाद नानागोंग युएहुआ और गोंडे लियांगपेन ब्लैक मून शहर की ओर बढ़े। जब वे पहुंचे तो जियांग यान संसार की अन्य बड़ी शक्तियां पहले ही ब्लैक मून शहर के ऊपर इंतजार कर रही थीं। गोंडे लियांगपेन ने पहले ही दूसरी शक्तियों को सूचना दे दी थी और ज्यादातर ने तियांजी मंडप की बात पर विश्वास कर लिया था। हालांकि जियांग यान संसार की शक्तियों के बीच अक्सर झगड़े और टकराव होते रहते थे, लेकिन वे सब अंदरूनी मामले थे। अब जब बाहरी आक्रमणकारी प्रकट हो गया है, तो उन्होंने अपने आपसी वैर विरोध को जंशी भुला दिया और एकजुट हो गए। ब्लैक मून शहर के ऊपर पहुंचकर नानागोंग युएहुआ ने शहर के ऊपर तैर रही विभिन्न आकार की उड़ने वाली नावों को देखा और अंत में उसकी नजर नानागोंग किंग्या पर ठहर गई। एक राक्षस साधक होने के बावजूद नानागोंग किंग्या ने अंत में जियांग यान संसार के साथ खड़े होने का फैसला किया था। गोंडे लियांगपेन और तियांजी मंडप के लोगों को आते देख विभिन्न शक्तियों के संप्रदाय स्वामी और नेता तुरंत गोंडे लियांगपेन की उड़ने वाली नाव के पास आ गए। मंडप स्वामी, क्या आप निश्चित हैं कि ये दूसरे संसार के आक्रमणकारी हैं? मंडप स्वामी, क्या आप सचमुच स्वर्गीय राक्षस की सील तोड़ने में मदद करना चाहते हैं? मंडप स्वामी, अगर आक्रमणकारी स्वर्गीय राक्षस से कमजोर निकला और खुद उसका शिकार बन गया, अगर स्वर्गीय राक्षस और भी शक्तिशाली हो गया, तो हमारा जियांग यान संसार खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग दूसरे संसार के आक्रमणकारियों की बात तो मान रहे थे, लेकिन गोंडे लियांगपेन के सुझाए उपाय पर उन्हें अभी भी शक था। वह स्वर्गीय राक्षस था, सभी साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आक्रमणकारी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसकी शक्ति किस स्तर की होगी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर आक्रमणकारी स्वर्गीय राक्षस से हार गया और उसका शिकार बन गया, तो राक्षस की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तब शायद जियांग यान संसार में उससे फिर से सील करने की शक्ति ही न बचे। जिशियाओ राजवंश ने पहले स्वर्गीय राक्षस को सील करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी और अब वे खुद उसे छोड़ने की सोच रहे थे। दूसरे संसार के आक्रमणकारियों की तुलना में ज्यादातर साधक स्वर्गीय राक्षस से कहीं ज्यादा डरते थे। कम से कम दूसरे संसार के आक्रमणकारी तो साधक थे जिनसे कुछ बातचीत की गुंजाइश हो सकती थी, जबकि स्वर्गीय राक्षस तो एक अलग प्रजाति था जो साधकों का शिकार करता था, साधकों का प्राकृतिक शत्रु। अपने प्राकृतिक दुश्मन पर भरोसा कैसे किया जा सकता था? लोगों की चिंताएं सुनकर गोंडे लियांगपेन शांत स्वर में बोला, इस बूढ़े के हिसाब से यह आक्रमणकारी जियांग यान संसार की भाग्य ऊर्जा चुराने वाला है। एक बार वह चुरा ली गई तो जियांग यान संसार मृत संसार बन जाएगा। स्वर्गीय राक्षस भले ही भयानक हो, लेकिन यह बाहरी शत्रु उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे विश्वास है कि आप सबने भी अभी स्वर्गीय मार्ग की पुकार महसूस की होगी। गोंडे लियांगपेन की बात सुनकर सब गहरी सोच में डूब गए। सचमुच, जब राक्षस सील बंद निषिद्ध क्षेत्र में असामान्य हलचल हुई थी, तब 10,000 नियम क्षेत्र से ऊपर के साधकों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि स्वर्गीय मार्ग मदद के लिए रो रहा है। पहले वे कभी स्वर्गीय मार्ग की इच्छा को इतनी स्पष्ट रूप से नहीं महसूस कर पाते थे। ये पहली बार था। इसका मतलब था कि स्वर्गीय मार्ग भी इन आक्रमणकारियों को बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। गोंडे लियांगपेन के बोलने के बाद वहां मौजूद विभिन्न बड़ी शक्तियों के नेता चुप हो गए। स्वर्गीय राक्षस खतरा था और बाहरी शत्रु भी खतरा था। एक उनकी जान लेना चाहता था, दूसरा उनका संसार नष्ट करना चाहता था। लगता था कि उन्हें स्वर्गीय राक्षस को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्वर्गीय राक्षस बाहरी शत्रु से डरकर भाग गया तो क्या होगा? तभी नानागोंग किंग्या ने ठंडे स्वर में कहा, गोंडे मंडप स्वामी, अगर स्वर्गीय राक्षस आक्रमणकारियों से डरकर भाग गया तो क्या हमने आपदा को खुद ही खोलकर नहीं छोड़ दिया? गोंडे लियांगपेन ने जवाब दिया, रक्त इंद्रधनुष स्वामी, निश्चिंत रहिए। स्वर्गीय राक्षस इतना आसानी से नहीं डरता। उल्टा, इतने शक्तिशाली साधकों को देखकर वह उन्हें निगलने का मन बनाएगा। इतने सालों से सील में बंद स्वर्गीय राक्षस, जब उसके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो वह उसे कैसे छोड़ सकता है?
सबने सोचा और उन्हें लगा कि इसमें कुछ तर्क है। तब एक शक्ति के नेता ने आगे बढ़कर कहा, अगर ऐसा है तो देर किस बात की। इस बूढ़े ने राक्षस सीलबंद निश्चित क्षेत्र से एक भारी दबाव साफ साफ महसूस किया है। वहां मौजूद सबने भी उस शक्तिशाली दबाव को महसूस किया था। उस दबाव से लग रहा था कि आक्रमणकारी कम से कम रूपांतरण देवता क्षेत्र का साधक है, शायद उससे भी ऊपर। गोंडे लियांगपेंग ने घोषणा की, अच्छा तो साथी साधकों, मेरे साथ मिलकर राक्षस सीलबंद निश्चित क्षेत्र की सील तोड़ने में मदद करें। ये कहते हुए गोंडे लियांगपेंग ने उंगली उठाई और एक विशाल काला सफेद आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सीधे राक्षस सीलबंद निश्चित क्षेत्र की ओर छूट गया। गोंडे लियांगपेंग को कार्य करते देख अन्य शक्तियों के नेता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही सबने कार्य शुरू किया, राक्षस सीलबंद निश्चित क्षेत्र का कंपन और तेज हो गया। विशाल पर्वत की गहराई में कई दरारें उभर आईं और अंदर से घनी स्वर्गीय राक्षसी शक्ति बाहर निकलने लगी। उसी समय ब्लैक मून शहर के स्वामी महल में जीक्यूयू और वीर प्रताप आंगन में खड़े थे और आकाश में तैर रही उड़ने वाली नावों को देख रहे थे। जीक्यूयू को बाहर हो रही घटनाओं का पता चल चुका था। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, ये लोग पागल हो गए हैं। सचमुच स्वर्गीय राक्षस को छोड़ने की सोच रहे हैं। ये काम तियांजी मंडप के मंडप स्वामी गोंडे लियांगपेंग के नेतृत्व में चल रहा था। सृष्टि क्षेत्र की साधक होने के बावजूद वह इसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसके मन में भारी पीड़ा थी। इतने सालों से उसने ब्लैक मून शहर की रक्षा की थी, कई बार अपनी जान पर खेलकर। क्या सब राक्षसी प्राणियों को फैलने से रोकने के लिए नहीं था? क्या स्वर्गीय राक्षस को इतनी शक्ति इकट्ठा करके सील तोड़ने से रोकने के लिए नहीं था? और अब लोग खुद स्वर्गीय राक्षस को छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या उसके सालों के प्रयास व्यर्थ हो गए? इसके अलावा उसके पूर्वजों ने स्वर्गीय राक्षस को सील करने के लिए भारी बलिदान दिया था और अब ये लोग बस कह रहे हैं कि छोड़ दो। फिर भी मन में कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जीक्यूयू अपनी बात सिर्फ वीर प्रताप के सामने ही निकाल पाती थी। तभी वीर प्रताप ने उसके बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ देना शायद अच्छा ही होगा। वीर प्रताप की बात सुनकर जीक्यूयू थोड़ी चौंक गई। वह मुड़कर अविश्वास भरी नजरों से वीर प्रताप की ओर देखने लगी और पूछा, तुम भी सोचते हो कि स्वर्गीय राक्षस जियांग यांग संसार की मदद करके दूसरे संसार के आक्रमणकारियों से लड़ेगा? जीक्यूयू को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रही थी कि वीर प्रताप भी स्वर्गीय राक्षस को छोड़ने की बात का समर्थन कर रहा है। वह स्वर्गीय राक्षस था, सभी साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन, साधकों को अपना भोजन बनाने वाला राक्षसी प्राणी। वीर प्रताप कैसे कह सकता है कि उसे छोड़ना अच्छा होगा? अगर स्वर्गीय राक्षस दूसरे संसार के आक्रमणकारियों को निगल गया तो जियांग यांग संसार में उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा और वह निश्चित रूप से मुड़कर जियांग यांग संसार के सभी साधकों का संहार कर देगा। आखिर जियांग यांग संसार ने सालों पहले स्वर्गीय राक्षस को सील किया था, इसलिए उसके मन में जियांग यांग संसार के साधकों के प्रति गहरा घृणा का भाव होगा। दूसरे संसार के आक्रमणकारियों की तुलना में जीक्यूयू स्वर्गीय राक्षस से कहीं ज्यादा डरती थी। जीक्यूयू के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर वीर प्रताप ने बेफिक्र स्वर में कहा, यह जियांग यांग संसार के लिए स्वर्गीय राक्षस को पूरी तरह से समाप्त करने का मौका है। अब इसे छोड़ दो, दूसरे संसार का व्यक्ति इसे हरा देगा, फिर जियांग यांग संसार पर इसका कोई खतरा नहीं रहेगा। जब जीक्यूयू को समझ आया कि वीर प्रताप सचमुच यही सोच रहा है, तो उसने होंठ निकालकर कहा, कहने में तो आसान है, लेकिन बात स्वर्गीय राक्षस की है। सभी साधकों का दुश्मन और अमर प्राणी, इसे मारना इतना आसान नहीं है। और अगर स्वर्गीय राक्षस दूसरे संसार के व्यक्ति से हार गया तो वह जरूर मुड़कर जियांग यांग संसार के साधकों को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ाएगा। वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, क्यूयू तुम इतनी चिंता मत करो, दूसरे संसार का वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। वीर प्रताप के इतने आश्वस्त स्वर को देखकर जीक्यूयू ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर प्रताप दूसरे संसार के उस व्यक्ति के बारे में इतना आश्वस्त क्यों है। तभी जीक्यूयू को अचानक कुछ अजीब लगा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और वह वीर प्रताप के चेहरे के किनारे को घूरती हुई बोली, वीर प्रताप तुम दूसरे संसार के उस व्यक्ति के बारे में इतना आश्वस्त क्यों हो? वीर प्रताप ने सिर घुमाकर जीक्यूयू की आंखों में सीधे देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं ही वह दूसरे संसार का व्यक्ति हूँ। ये शब्द सुनते ही जीक्यूयू का दिमाग एकदम ठिठुर गया। उसका मन पूरी तरह खाली हो गया। वीर प्रताप दूसरे संसार का व्यक्ति है, यह असंभव है। जल्दी ही उसके मन में वीर प्रताप के साथ बिताए पल एक एक करके घूमने लगे। उससे पहली मुलाकात राक्षस सीलबंद क्षेत्र के बाहर हुई थी। इसके अलावा वीर प्रताप का असली शरीर कभी ब्लैक मून शहर नहीं आया था। साथ ही उसके पास राक्षस दफन मंत्र और सदाबहार दीर्घायु विधि जैसी ऐसी साधना विधियां थीं जो इस संसार में कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। ये सब बातें इशारा कर रही थी कि वीर प्रताप सचमुच इस संसार का नहीं है। एक पल के लिए जीक्यूयू स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वीर प्रताप का सामना कैसे करे। उसका साथी, जो उसका दाव साथी था, वह असल में दूसरे संसार का आक्रमणकारी है। वह जियांग यांग संसार की थी और स्वाभाविक रूप से उसे जियांग यांग संसार के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह इस व्यक्ति से गहरे प्यार में डूब चुकी थी। हालांकि उसने कभी उसके असली शरीर को देखा तक नहीं था, फिर भी पुतले के माध्यम से उसकी आत्मा से प्यार कर बैठी थी। जीक्यूयू के पीले पड़ गए चेहरे को देखकर वीर प्रताप मुस्कुराया और बोला, क्यूयू माफ करना, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। वीर प्रताप को नहीं पता था कि जीक्यूयू गुस्सा करेगी या नहीं, लेकिन अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं रह गई थी।
वीर प्रताप की बात सुनकर GQ होश में आए और बुदबुदाए, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोल रहे हो ना। वीर प्रताप ने आगे बढ़कर GQ को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को अपनी छाती से सटा दिया। GQ तुरंत छटपटाने लगी। तुम दूसरे संसार के शत्रु, मुझे छोड़ दो। वीर प्रताप जोर से हंस पड़ा। अभी तो उसने मना किया था कि वह दूसरे संसार का नहीं है, और अब इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया कि वह दूसरे संसार का शत्रु है। फिर भी GQ का संघर्ष बहुत जोरदार नहीं था। साफ था कि इस पल उसके मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी और वह पूरी तरह द्वंद्व में फंसी हुई थी। वीर प्रताप ने उसके कान में धीरे से कहा, QU पहले शांत हो जाओ। GQ गुस्से से बोली, मैं शांत कैसे हो जाऊं? आखिरकार मुझे एक दाव साथी मिला था और अब तुम बताते हो कि तुम दूसरे संसार का आक्रमणकारी हो। अब मैं क्या करूं? तुम झूठे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह जिया ज्ञान संसार की थी और स्वाभाविक रूप से उसे अपने संसार के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जिससे वह प्यार करती थी वह आक्रमणकारी था। अब वह कैसे चुनाव करे? GQ जितना बोलती गई उतनी ही उत्तेजित होती गई और जल्दी ही उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। तुम बस एक कमीने हो, बस मुझे मार दो। वीर प्रताप चुप रहा और उसे कसकर अपनी छाती से लगाए रखा।